नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए राजधानी लाइव की शुरुआत करते हैं राजधानी की इस बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म करे जाने पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने इस मोदी सरकार का डरना इसे बताया है और पीएम के खिलाफ सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया है। अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ रिश्ते खराब होने के बावजूद साथ देने को लेकर कहा कि ये राहुल गांधी की लड़ाई नहीं, देश बचाने की लड़ाई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को पहले दिल्ली विधानसभा और फिर ट्विटर के जरिए अपना आक्रोश जाहिर किया और अब उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि लोकसभा से राहुल गांधी जी का निष्कासन चौंकाने वाला है। देश बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है और पूरे देश को इन्होंने डरा कर रखा है। 130 करोड़ लोगों को इनकी अहंकारी सत्ता के खिलाफ एकत्र होना होगा। और इससे पहले विधानसभा में उपराज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अभी राहुल गांधी की सदस्यता तुम लोगों ने खत्म कर दी और भारत के इतिहास में यदि कोई भ्रष्ट प्रधानमंत्री हुआ हो तो भारत के इतिहास में सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री है तो वो प्रधानमंत्री हैं। पीएम का अहंकार 7वें आसमान पर चढ़कर बोल रहा है। सुबह से शाम तक इसकी सदस्यता रद्द करो, उसको जेल भेजो। मोदी के नेतृत्व में देश को तबाह किया जा रहा है। मैं भाजपा के सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि जो लोग देश को बर्बाद करना चाहते हैं बीजेपी में रहो, जो देश को बचाना चाहते हैं बीजेपी छोड़ दो। आपको बता दें कि राहुल गांधी की सदस्यता के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल जो है उनके समर्थन में बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि ये पीएम का अहंकार जो है 7वें आसमान पर चढ़कर बोल रहा है और भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल जो है करते हुए नजर आए। इसी के साथ आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म किए जाने पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने इसे मोदी सरकार का डर बताते हुए पीएम के खिलाफ सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया है। अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ रिश्ते खराब होने के बावजूद साथ देने को लेकर कहा कि ये राहुल गांधी की लड़ाई नहीं, देश को बचाने की लड़ाई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को पहले दिल्ली विधानसभा और फिर ट्विटर के जरिए अपना आक्रोश जाहिर किया और उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि लोकसभा से राहुल गांधी जी का निष्कासन चौंकाने वाला है। देश बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है, पूरे देश में इन्होंने डर बनाकर रखा हुआ है। 130 करोड़ लोगों को इनकी अहंकारी सत्ता के खिलाफ एकत्र होना होगा। इससे पहले विधानसभा में उपराज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अभी राहुल गांधी की सदस्यता तुम लोगों ने खत्म कर दी। भारत के इतिहास में यदि कोई भ्रष्ट प्रधानमंत्री है या कोई सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री है तो वो प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और पीएम का अहंकार 7वें आसमान पर चढ़कर बोल रहा है। सुबह से शाम तक इसकी सदस्यता रद्द करो, उसे जेल भेजो। मोदी के नेतृत्व में देश को तबाह किया जा रहा है। मैं भाजपा के सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि जो लोग देश को बर्बाद करना चाहते हैं वो बीजेपी में रहो और जो देश को बचाना चाहते हैं वे बीजेपी छोड़ दें। तो जमकर बरसते हुए नजर आए सीएम अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करना काफी चौंकाने वाले बात जैसा है। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राजीव तिवारी इस वक्त दिल्ली से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, राहुल गांधी की सदस्यता खत्म किए जाने पर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ये मोदी का डर है और पीएम का जो अहंकार है वो 7वें आसमान पर चढ़कर बोल रहा है इस वक्त। देखिए, बात करें जिस तरीके से राहुल गांधी की जो सदस्यता खत्म की गई है उसको लेकर कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी भी कहीं न कहीं आवाज उठाती नजर आ रही है। कल जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा के अंदर राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये मोदी का डर है और इसीलिए कहीं न कहीं वो विपक्ष को हटाना चाहते हैं और इस तरीके की जो कार्रवाई की गई है ये नहीं करनी चाहिए और तीसरे शब्दों का इस्तेमाल जो है वो मोदी सरकार के लिए बिल्कुल किया गया है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से
विपक्ष की बात करें तो विपक्ष जो है वो लगातार कहीं ना कहीं बैठक बुलाई गई थी, जिसमें राहुल गांधी की बात, कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, तमाम मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाता नजर आ रहा है। जिस तरीके से ईडी सीबीआई का कार्रवाई की जा रही है, मगर आप जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हुई है, क्योंकि सूरत के अंदर जो कहते मानहानि का जो केस लगाया गया था राहुल गांधी के ऊपर, जिस तरीके से 2 साल की सजा दी गई थी, मगर उनको जमानत भी दे दी गई थी, मगर अब कहीं ना कहीं जो दिक्कतें हैं वो कांग्रेस की बिल्कुल बनती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस जो है वो लगातार अब पलटवार भी करता रहा है। और इसी को लेकर कल भी 5 बजे करीब जो प्रेस वार्ता की गई थी कांग्रेस के मुख्यालय के अंदर, और उसके बाद कहीं ना कहीं एक रणनीति बनती हुई नजर आएगी कि कांग्रेस किस तरीके से जवाब देगी। और आज भी 1 बजे करीब जो है वो कांग्रेस मुख्यालय पर राहुल गांधी की एक प्रेस वार्ता, जिसके अंदर ही स्पष्ट किया जाएगा कि राहुल गांधी की जो सदस्यता खत्म की गई है और राहुल गांधी किस तरीके से उसका जवाब देते हैं। जी बिल्कुल राजीव, आज राहुल गांधी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। और राजीव, अगर बात प्रदर्शन को लेकर कर ली जाए, कल भी विपक्ष ने जमकर प्रदर्शन किया है, क्या आज भी प्रदर्शन होने के आसार दिखाई दे रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें, कल भी प्रदर्शन किया गया था और परसों भी प्रदर्शन किया गया था, जब सूरत के अंदर राहुल गांधी की पेशी हुई थी और उस समय कहीं ना कहीं 2 साल की जो सजा दी गई थी, उसको लेकर भी लगातार दिल्ली के अंदर भी कहीं ना कहीं कार्यकर्ता जो थे सड़कों पर उतरते हुए नजर आए। लगातार ये कहा जा रहा था कि ये मानहानि नहीं है बल्कि हमें लगाए गए हैं, मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं अब कांग्रेस जो है वो सड़कों पर उतर रही है और लगातार बड़े अधिकारी जो है वो कहीं ना कहीं बैठकें कर रहे हैं, ताकि रणनीति अपनाई जा रही है या फिर कहे जो मोदी सरकार के द्वारा रणनीति अपनाई जा रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं आवाज उठती हुई नजर आ रही है। आप देखना होगा कांग्रेस की तरफ से क्या एकजुटता होकर लगातार इसका विरोध किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने भी कहीं ना कहीं इसका विरोध किया है। ये भी कहा गया है कि हमारी लड़ाई जो है वो विपक्ष से नहीं है, ना ही आपसी लड़ाई है, बल्कि हमें देश बचाने की लड़ाई है। और देश के ऊपर जिस तरीके से मोदी सरकार जो कार्य कर रही है, आम जनता के ऊपर 130 करोड़ लोगों के ऊपर सिर्फ डराने का काम कर रही है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं आवाज उठाई जा रही है। अब देखना होगा विपक्ष क्या एकजुट होकर मोदी सरकार यानी कि भाजपा के खिलाफ खड़ा तो होता हुआ नजर आएगा, या फिर अलग अलग तरीके से लड़ाई लड़ी जाएगी। मतलब कहीं ना कहीं लड़ाई जो है वो बिल्कुल लड़ी जा रही है और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इसके अंदर अपना अहम रोल निभाती नजर आएगी, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हुई है, उसके बाद में उनको जो सांसद का जो कोठी दी गई थी वो भी कहीं ना कहीं उनको खाली करनी होगी, और जिस तरीके से उनकी सदस्यता खत्म की गई है उसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं अब सड़कों पर भी उतरती हुई नजर आएगी। जी राजीव, वही बात अगर प्रियंका गांधी की कर लें तो कल प्रियंका गांधी का भी बयान सामने आया है। प्रियंका गांधी की बात करें या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, तमाम नेताओं की तरफ से बिल्कुल कहा गया कि ये जो कदम उठाया गया ये गलत तरीके से उठाया गया, सिर्फ कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता खत्म की गई है, ये सदस्यता खत्म नहीं होती है, कांग्रेस का जो डर है उसकी वजह से कहीं ना कहीं भाजपा ने इस तरीके का कदम उठाया। मगर सूरत के अंदर भी जो 2 साल की सजा दी गई थी उसके लिए भी कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि जो केंद्र सरकार है कोर्ट के ऊपर भी दबाव बना रही है, जिसकी वजह से उनको दी गई थी, मगर कुछ ही समय के पश्चात उनको जमानत भी दे दी गई थी। मगर अब कहीं ना कहीं वो एकजुट होकर लगातार कहीं ना कहीं विरोध करती हुई नजर आ रही है। और राहुल गांधी की वार्ता है उसके अंदर भी राहुल गांधी की तरफ से जिस तरीके राहुल गांधी जो बार बार कहते थे सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी कि वो मोदी से डरते नहीं है और उनके खिलाफ जो है वो लगातार आवाज उठाते रहेंगे, मगर आज भी कहीं ना कहीं इसी प्रेस वार्ता के माध्यम से भी कहीं ना कहीं यही चीज राहुल गांधी के द्वारा बिल्कुल कही जा सकती है। जी राजीव, कल की अगर बात कर लें, कल कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गजों ने बैठक की, क्या कुछ अहम रहा है इस बैठक में? देखिए, कल थी लगभग 5 मिनट करीब बैठक की गई थी, जिसके अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से एक बैठक की जा रही थी। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता जो थे वो मौजूद थे, अधिकारी मौजूद थे। लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि केंद्र सरकार को किस तरीके से घेरा जाए, मगर राहुल गांधी की जो सदस्यता खत्म हुई उसके बाद में कहीं ना कहीं इस बैठक का जो निर्णय था वो कहीं ना कहीं और ज्यादा बदलता हुआ नजर आया। और अब पूरे देश के अंदर एक लहर देखने को मिलेगी जो राहुल गांधी के समर्थन में कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता है वो सड़कों पर उतरेंगे, और यही चीज लगातार रणनीति के माध्यम से कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। जी राजीव, एक चीज़ देखी जा रही है कि जब से राहुल गांधी का ये मामला उठाया है उसके बाद से ही जो आम आदमी सरकार है
वो लगातार कांग्रेस के पक्ष में बयान देती हुई नजर आ रही है। पहले सीएम अरविंद केजरीवाल की अगर बात कर लें तो उन्होंने जब राहुल को सजा सुनाई गई थी तो ये कहा था कि मैं कोर्ट के फैसले से असहमत हूं, और उसके बाद कल फिर उनका बयान आता है कि पीएम का अहंकार जो है सातवें आसमान पर चढ़कर बोल रहा है। तो क्या समझे हैं, बढ़ते रिश्तों का जो है ग्रीन सिग्नल समझा जाए, क्या मायने निकाले जा रहे हैं इसके? देखिए, एक राजनीतिक क्षेत्र की बात करें तो लगातार आम आदमी पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, दोनों ही कहीं ना कहीं आपसी संबंध जो थे दोनों के अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दूरियां बनी हुई थी। दूसरा, यहाँ पर बात करें विपक्ष के तौर पर आवाज उठाने की, वो भी एकजुट होकर। अब कहीं ना कहीं लगता है कि जिस तरीके से पहले सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल जो है तो कांग्रेस के ऊपर किया गया था, राहुल गांधी से पूछताछ की गई थी, सोनिया गांधी से पूछताछ की गई थी, उसके बाद में आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया से पूछताछ की गई, सत्येंद्र जैन से पूछताछ की गई, उनको जेल भेजा गया। इस तरीके से और कांग्रेस के नेताओं के ऊपर भी कहीं ना कहीं इस पर करता हुआ नजर आया। तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस की बात करें या फिर आम आदमी पार्टी की बात करें, कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो एक मंच पर आने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है, और उनको लगता है कि एकजुट होकर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से वो सीधे सीधे टक्कर ले सकते हैं। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की बात करें तो एक दिन पहले ही कहीं ना कहीं उन्होंने जंतर मंतर से भी ये ऐलान किया कि मोदी हटाओ देश बचाओ, और कहीं ना कहीं शब्दों का जो इस्तेमाल किया गया वो भी कहीं ना कहीं इसी तरीके का था, क्योंकि पहले भी राहुल गांधी की तरफ से मानहानि का जो केस लगाया गया था उसके अंदर भी मोदी शब्द का जो इस्तेमाल किया गया था उसको लेकर ही कहीं ना कहीं मानहानि का केस लगाया गया था। मगर अरविंद केजरीवाल की बात तो जंतर मंतर से मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा लगाया, और कहीं ना कहीं जो पंपलेट थे वो भी प्रचार में इस्तेमाल किए गए। तो सात बनती हुई नजर आ रही है कि केंद्र सरकार यानी कि भाजपा को हटाना है और किसी भी तरीके से उसके लिए तैयारियां जो है वो लगभग पूरी हो चुकी है, और लगभग तक 2024 के लिए अब सारे ही मिलकर कहीं ना कहीं भाजपा के खिलाफ जो है वो एक मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं। जी राजीव, इस पूरे मामले पर बीजेपी की तरफ से क्या टीका टिप्पणी सामने आ रही है? भाजपा की बात करें तो राहुल गांधी की जिस तरीके से सदस्यता खत्म की गई उसको लेकर भी कहीं ना कहीं भाजपा के तमाम बड़े नेताओं की बात करें, सबसे अनुराग ठाकुर की बात करें या फिर रविशंकर की बात करें, तो उनकी तरफ से लगातार कहीं ना कहीं इसको लेकर पलटवार भी किया जा रहा है। और यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस को जिस तरीके से कांग्रेस की जो सदस्यता है वो कानून के तहत की गई है, 2 साल की अगर किसी को भी सजा दी जाती है तो उसकी सदस्यता जो है तो कानून के हिसाब से ही खत्म की जाती है। तो यहाँ पर कांग्रेस जो है वो पलटवार भी करके लगा रही। कांग्रेस और भाजपा की बात करें या कांग्रेस और विपक्ष की बात करें तो लगातार और अब जिस तरीके से कल सदस्यता राहुल गांधी खत्म की गई है उससे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर बिल्कुल आक्रोश है, और वो आक्रोश जो है वो सड़कों तक भी करता हुआ नजर आएगा। और कहीं ना कहीं विपक्ष की बात करें, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर और पार्टियों की बात करें, वो भी कहीं ना कहीं अभी इसी आवाज को लेकर लगातार उठाने की कोशिश करेंगे, और सड़कों तक शायद विपक्ष जो है वो एकजुट होकर कहीं ना कहीं हर व्यक्ति तक कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश करेगा कि जो केंद्र सरकार है वो कहीं ना कहीं जनता के लिए काम नहीं करती है, सिर्फ जनता को डराने के लिए काम करती है। और यही चीज राहुल गांधी की बात करें या फिर कहे अरविंद केजरीवाल की बात करें, दोनों ही तरफों से इसी तरीके के जवाब जो है वो दिए जा रहे हैं। जी चलिए राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली वर्तमान प्रदेश सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर 25 मार्च यानी कि आज मुख्यमंत्री लोक भवन लखनऊ में पत्रकार गणों से संवाद करेंगे सीएम। और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश सरकार के लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों के अभूतपूर्व प्रयासों और परिणामों को प्रदर्शित करती पुस्तिका का विमोचन किया जाएगा, और समस्त जनपदीय प्रभारी मंत्रीगणों को से इस विशेष अवसर पर अपने प्रभार वाले संबंधित जनपद में उपस्थित रहेंगे। लखनऊ में आयोजित पत्रकार वार्ता का सभी जनपदों में सजीव प्रसारण किया जाएगा। मुख्यमंत्री द्वारा विमोचित किए जाने वाली पुस्तिका सभी जनपदों में उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री की पत्रकार वार्ता के उपरांत 12 बजे से जनपदों में प्रभारी मंत्रीगणों द्वारा पत्रकार वार्ता की जाएगी। इसके विमोचन पुस्तिका का वितरण किया जाएगा। तो आपको बता दें कि आज योगी सरकार का 1 साल पूरा हो चुका है, और ऐसे में एक पुस्तिका का विमोचन आज किया जाएगा। आज सीएम योगी आदित्यनाथ पत्रकारों से संवाद करेंगे और अपने कार्यों का लेखा जोखा आज जो है प्रस्तुत करेंगे, या यूँ कहें कि अपना रिपोर्ट कार्ड आज जनता के सामने पेश किया जाएगा। और मीडिया
कर्मचारियों से आज संवाद सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे और 1 साल पूरा हो चुका है, योगी सरकार का 1 साल पूरा हो चुका है और इस दौरान पत्रकार बंधुओं से बातचीत की जाएगी और इसका प्रसारण सभी जनपदों में किया जाएगा। आपको बता दें कि 1 साल पूरा होने पर एक पुस्तिका का विमोचन भी आज किया जाना है। अपने काम का लेखा जोखा आज सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार जो है पेश करेगी। अपना रिपोर्ट कार्ड जो है सीएम योगी आदित्यनाथ आज पेश करेंगे। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए मेरे सहयोगी जितेंद्र चौहान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, 1 साल पूरा होने पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ पत्रकारों के साथ संवाद करने वाले हैं। एक बार इसे लेकर पूरी जानकारी। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की यानी दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा हो गया है। 25 मार्च यानी आज से ही योगी कार्यकाल से दूसरा कार्यकाल की शुरुआत हुई थी और ये कहा जा सकता है कि 1 साल की उपलब्धि को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 1 साल में उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल में किस तरह के काम किए, क्या क्या योजनाएं एक साल का पेश करने का काम करेगी और कहा जाता है कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश के लोक कल्याण कार्यक्रम में अभूतपूर्व प्रयासों और परिणाम को प्रदर्शित करने की पुस्तिका का विमोचन भी किया जाएगा। साथ ही समस्त जनपद प्रभारी जो कि मंत्रीगण होंगे वो अपने अपने जनपद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सरकार की उपलब्धि बताने का काम करेंगे, विभाग की उपलब्धि बताने का काम करेंगे। साथ ही कहा जा सकता है कि काफी महत्वपूर्ण है और 1 साल की कार्यकाल किसी सरकार की 6ठा साल है और 6ठे साल में किस तरह से काम किए गए उनको सरकार अपना कहीं न कहीं पूरा पक्ष रखने का काम करेगी। रोजगार जनता को 1 साल का सौंपने का काम करेगी और आज लगभग 11 बजे के आसपास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के लोक भवन मुख्यमंत्री कार्यालय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और ये कहा जा सकता है कि 1 साल की उपलब्धि को लेकर जो पुस्तिका बनाई गई उत्तर प्रदेश सरकार की उसका विमोचन किया जाएगा। सभी मंत्री अपने अपने जो प्रभारी मंत्री हैं वो अपने अपने जनपदों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सरकार की उपलब्धि बताएंगे और आज पूरी तरह से जो भी 1 साल में काम किए गए उसको रखने का काम किया जाएगा। जितेंद्र, जिस तरीके से आप ग्राउंड जीरो पर जो है रिपोर्टिंग करते हैं तो ऐसे में अगर बात कर ली जाए, क्योंकि दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो चुका है, ऐसे में अगर बात जमीनी हकीकत की कर ली जाए 1 साल में क्या कुछ बदला है यूपी में? क्योंकि हमेशा इस बात को कहा जा सकता है कि जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार लेके आई थी उस पर कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह से काम कर रही है और माफियाओं पर कहा जाता है कि पिछले 5 सालों में सरकार ने जो काम किया जो ये दूसरे कार्यकाल में भी लगातार देखने को मिल रहा है कि अतीक अहमद पर किस तरह की कार्रवाई हो रही है, मुख्तार अंसारी पर किस तरह की कार्रवाई हो रही है और उत्तर प्रदेश के अलग जिलों में कई तस्वीरें सामने आई कि अपराधी सिलेंडर करने को राजी है, वो कहते हैं मुझे मारो नहीं और कहीं ना कहीं मैं सिलेंडर करने के तैयार हूँ, अपराध दोबारा नहीं करूंगी। तो ये कहा जाता है कि सरकार अपराध में लगातार काम कर रही, चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रही है और ये कहा जा सकता है कि किसानों को यूथ में जो राहत पैकेज देने का ओलावृष्टि के कारण अभी हाल में ही जिस तरह से बेमौसम बरसात हुई तो सरकार ने किसानों को भी राहत पैकेज देने का काम किया। तो हर क्षेत्र में सरकार कोशिश कर रही है कि अच्छी से अच्छा काम किया जाए और सरकार इस क्षेत्र में जीती हुई है। जितेंद्र, वही जितेंद्र, वही बात कर ली जाए, योगी सरकार के काम जो है आपने गिनाए, क्या इन कामों से जो भी 1 साल में किया गया है, क्या इन कामों से अगर बात अब जनता की कर ली जाए, क्या जनता खुश नजर आ रही है इन कामों से? देखिए, जीरो टॉलरेंस नीति और अपराधियों पर जिस तरह की नकेल कसने का काम किया जाए उसका सरकार यह कह सकते हैं कि जनता इन्हीं कामों को सराहना दे रही है और कहीं न कहीं कहा जा सकता है चलिए जितेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि राज्य सरकार का फर्ज बनता है कि राज्य को
अफगानिस्तान बनाने की पंजाब विरोधी ताकतों के नापाक मंसूबों को नाकाम करके एक प्रगतिशील, शांतिमय और खुशहाल राज्य बनाया जाए। लोगों को भावुक अपील करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए राज्य को सांप्रदायिक आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि ऐसे धर्म प्रचारकों का राज्य और यहाँ के लोगों के साथ कोई लेना देना नहीं है। और आगे उन्होंने कहा कि ये नेता सिर्फ राज्य की अमन शांति को भंग करना चाहते हैं। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब और इसके लोगों के दुश्मन इन नेताओं के ऐसे मंसूबों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरे परिवारों के पुत्रों को हथियार उठाने का उद्देश्य देना बहुत आसान है, पर ऐसे प्रचारक जब कड़वी हकीकतों का सामना करते हैं तो इन बातों से भाग जाते हैं। आगे सीएम मान ने कहा कि पंजाबियों को ऐसे कथित प्रचारकों के विचार से प्रभावित नहीं होना चाहिए जिनकी राज्य और यहाँ के लोगों के साथ कोई जज्बाती साझा नहीं है। और भगवंत मान ने आगे कहा कि इन नेताओं का एकमात्र मकसद अपने दंगाई विचारों के द्वारा राज्य की अमन शांति को भंग करना है। इस खबर में तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अमित शेट्टी इस वक्त मेरे साथ चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं। अमित, सीएम मान ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहां पर उन्होंने विरोधी ताकतों को लेकर बात रखी है, क्या कुछ कहा, एक बार पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, पंजाब के सीएम भगवंत मान ने जो है कल एक प्रेस वार्ता की है और विरोधी जो ताकतें जो हैं पंजाब को जो है जिस तरह से तोड़ने की बात कर रही हैं उस पर जो है बड़ा उन्होंने कहा, एक जो है बयान दिया। उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी अगर पंजाब को तोड़ने की अगर कोई बात करता है तो वो पंजाब के हित का नहीं है और उनके खिलाफ जो है कोई उस पर जो है उनके खिलाफ जो सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। अमित, वहीं बात कर लें, शांति बनाने की बात सीएम करते हुए नजर आए, क्या क्या स्टेप्स जो हैं गवर्नमेंट की तरफ से उठाए जा रहे हैं ताकि अमन शांति जो है राज्य में बनी रहे? बिल्कुल, पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा है कि पंजाब में जो है अमन शांति जिसको लेके जो है अगर पुलिस विभाग की बात की जाए तो पुलिस विभाग को भी जो है कहा गया है कि अगर कोई गलत गतिविधियां कोई बंदा अगर इंसान फैलाता है तो उनके खिलाफ जो है जल्द से जल्द जो है कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं अमित, अगर बात कर ली जाए सीमावर्ती इलाकों की अगर बात कर लें तो यहाँ पर कितनी टाइट सिक्योरिटी है, सुरक्षा के क्या क्या इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और किस तरीके की चेकिंग जो है बाहर से आने वाले वाहनों की यहाँ पर की जा रही है, क्या कुछ अपडेट है इन सीमावर्ती इलाकों से? बिल्कुल, बॉर्डर एरिया की बात की जाए क्योंकि अक्सर आपने पहले भी देखा होगा कि पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो वहाँ से ड्रोन के जरिए जो है सीमा से जो है इधर सामान भेजने की जो गतिविधियां अक्सर जो है देखने को मिलती हैं। बीएसएफ जो है तैनात रहती है, मुस्तैद रहती है, ड्रोन वहाँ पर गिरे हैं और उनके साथ एरिया है पंजाब के साथ की बात की जाए फाजिल खां जो इस साइड का जो एरिया है जो बॉर्डर के जो साथ जाते एरिया है वहाँ पर जो है सुरक्षा जो है कड़ी कर दी गई है। कोई भी अगर कोई बाहर का वाहन कोई दिखता है तो उसको रोका जाता है, उसको चेक किया जाता है, अगर उसमें कुछ संदिग्ध चीज मिलती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। अमित, वही बात कर लें, एकेएफ जैसे संगठन जो है राज्य में ना पनपे, इसके लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रही है? बिल्कुल, सरकार ने जो है पंजाब पुलिस को जो है अलर्ट किया हुआ है और निर्देश दिए हुए हैं कि अगर इस तरह की जो कोई गतिविधियां करता है, कोई आतंकवादी गतिविधियां करता है या कोई गैंगस्टर्स गतिविधियां करता है तो उसको जो है उन पे जो है नकेल कसनी चाहिए। वहीं अगर अमित बात कर ले, क्योंकि अभी पंजाब में अमृतपाल का मुद्दा जो है गरमाया है, क्या कुछ कहते हुए अमृतपाल के मुद्दे पर कुछ कहते हुए नजर आए सीएम? बिल्कुल, भगवंत मान ने कहा है इस पूरे मामले पर यही बोला है कि अमृतपाल को जो है जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो जगह जगह छापेमारी भी जिस तरह उन्होंने बताया कि पंजाब पुलिस कर रही है और ऐसे जो गतिविधियां देखने को मिली और जो इस तरह के आंसर हैं उन पे जो है नकेल जो है पंजाब सरकार ने पहले भी कसी है और आगे भी कसेगी। वहीं अमित, बात कर ली जाए पुलिस प्रशासन की बात कर ली जाए, क्या क्या दिशा निर्देश इनके लिए जारी किए गए हैं? बिल्कुल, पंजाब सरकार के द्वारा जो है पुलिस को जो है दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई गलत एक्टिविटीज, कोई एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज कोई भी अगर करता है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ मामला दर्ज करके उनको हिरासत में लिया जाए। बिल्कुल अमित, वहीं बात कर ली जाए, क्या जिस तरीके से अमृतपाल का मुद्दा इस वक्त पंजाब में गरमाया हुआ है, ऐसे में बात अगर लोगों की कर ली जाए, क्या लोगों में इस वक्त डर का माहौल देखा जा रहा है? उन इलाकों की बात जहां से जो है अमृतपाल का संबंध था जिन इलाकों से, क्या उन इलाकों में लोगों की स्थिति किस तरीके की बनी हुई है? क्या लोगों में डर का माहौल इस वक्त देखा जा रहा है?
जी बिल्कुल, जब इस तरह की गतिविधियां जब पंजाब में जो लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, खासकर जो है अक्सर जो है इस तरह का डर भय जो है देखने को तो मिलता ही है। जिस तरह से अगर जालंधर एरिया की बात की जाए, वहां पर भी जो है लोगों के अंदर कहीं ना कहीं डर का माहौल तो है, मगर उनको पंजाब सरकार पर जो है पूरा भरोसा है और पंजाब की जो पुलिस है उस पर पूरा भरोसा है कि वो सुरक्षित हैं। कहीं ना कहीं जो गाँव के लोग हैं अपने आप को सुरक्षित तो महसूस कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं और जल्दी अमृतपाल को जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लोगों को ये भी भरोसा है पंजाब सरकार पर भी और पंजाब पुलिस पर भी। अमित, जिस तरीके से अमृतपाल के समर्थकों की जो समर्थक थे, ऐसा भी सामने आ रहा था कि प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे थे, क्या अभी स्थिति सामान्य बनी हुई है, शांति वाली बनी हुई है, या अभी भी कहीं कहीं प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, जो अमृतपाल के समर्थक हैं बीते दिनों उन्होंने मोहाली में भी जो है प्रोटेस्ट किया था, मगर पुलिस द्वारा जो है वो वहां से उनको उठा लिया गया था। उनको जो है जहां प्रोटेस्ट कर रहे थे सोहाना गुरुद्वारे के बाहर, उन्हें वहां से हटा दिया गया था। मगर अगर बात की जाए कुछ जगहों पर आ रही है और पुलिस जो है जल्दी उनकी वहां से खुदेड़ने की जो है कोशिश करेगी। अमित, वही बात अमृतपाल को लेकर अगर कर ली जाए, क्या अमृतपाल को लेकर पुलिस की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होनी है या कोई जानकारी पुलिस की तरफ से दी गई है? बिल्कुल, बीते दिनों भी पुलिस ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अगर भरोसेमंद सूत्रों की माने तो कोई पुलिस के पास कुछ पुख्ता इनपुट हैं जो मीडिया के साथ जो है वो साझा कर सकते हैं, और अगर भरोसेमंद सूत्रों की माने तो पूरे मामले में जो है कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। जिस हरियाणा से वीडियोज और फुटेज सीसीटीवी जिस तरह से वायरल हो रही है, उसके बाद आगे जो है उनके पास कोई इस तरह की इनपुट जो है आई हैं जो आज अगर भरोसेमंद सूत्रों की माने तो आज मीडिया के साथ जो है साझा कर सकते हैं और आज कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। चलिए अमित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए सीधा रुख महाराष्ट्र का कर लेते हैं। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता निरस्त करने के बाद कांग्रेस के नेता का महाराष्ट्र के विधान भवन में जो है सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी और इस दौरान मुंबई के अलग अलग इलाकों में भाजपा के खिलाफ आंदोलन किया गया। वहीं कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी की जबरन सदस्यता रद्द करने के लिए ये सब प्लान तैयार किया गया था, जबकि मानहानि मामले में अब तक 6 महीने से ज्यादा सजा किसी को नहीं हुई है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने बताया कि जानबूझकर उन्हें कोर्ट पर दबाव बनाकर 2 साल की सजा सुनाई गई, जो पूरी तरह से गलत है। मोदी जी राहुल गांधी से डर गए हैं और राहुल को मानहानि केस में सूरत की एक अदालत ने गुरुवार को 2 साल की सजा सुनाई थी। राहुल की सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेसी सड़कों पर आ गए हैं और डरो मत के नारे लगा रहे हैं। राहुल की सदस्यता रद्द होने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकतंत्र बचाने के लिए हमें जेल भी जाना पड़े तो हम तैयार हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक बयान दिया है जिसमें कहा कि अभी इंदिरा के सभी सिपाही मरे नहीं। संसद सदस्य पद से उनको निरस्त कर दिया है, सदस्यता रद्द की है। इसका अंदेशा था, क्योंकि जैसे ही इस डिफेमेशन केस में 2 साल की सजा सुनाई गई थी, उससे 2 साल की सजा किसी की सदस्यता रद्द करने के लिए आवश्यक होती है। ये इस कार्रवाई पे 6 महीने 1 साल की भी सजा सुना सकते थे, लेकिन जब 2 साल की सजा सुनाई, उसका माने यही था कि ये इसके कुछ उनका आगे कुछ करना है, जो आज उन्होंने कर दिया है। सूरत कोर्ट के कागजात और उसके बाद जो सेंटेंस को जो स्टे किया है उसके सारे कागजात आज लोकसभा सचिवालय पहुंचे होंगे और उन्होंने उस पर ये कार्रवाई की है। मैं इस कार्रवाई की घोर निंदा करता हूं। नरेंद्र मोदी जी राहुल गांधी से कितने डरे हुए हैं, इस कार्रवाई से साफ हो रहा है। अब आप इस खबर और तमाम जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सत्यप्रकाश सोनी इस वक्त मुंबई से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, सदस्यता रद्द होने के बाद, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद जो है कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला है, यहाँ किस प्रकार की स्थिति रही है, एक बार पूरी जानकारी। बिल्कुल, लोकसभा सांसद राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद मुंबई से पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेसियों ने जमकर हंगामा किया और खास बात यह रही कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यह हंगामा किया गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के तहत
राहुल गांधी को जबरन कोर्ट पर दबाव बनाकर 2 साल की सजा सुनाई गई, जबकि मानहानि मामले में किसी को भी अब तक 6 महीने से ज्यादा सजा नहीं सुनाई गई है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट चेहरा सामने आ रहा है कि किस तरह से सूरत की कोर्ट पर दबाव बनाया गया और उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई। सजा सुनाते ही कोर्ट की फाइल लेकर लोकसभा सचिवालय पहुंचा गया, जहां पर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी, खासकर मोदी की रणनीति जो है सामने आई है, जिसमें दबाव बनाकर उन्हें जानबूझकर 2 साल की सजा सुनाने का प्रावधान रखा गया। अब इस पूरे मामले में देखा जा रहा है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से डरे हुए हैं, लेकिन आज पूरे दिन भी हंगामा चलेगा, ऐसी जानकारी मिली है। सत्यप्रकाश, वहीं बात कर लें नाना पटोले की, अगर बात कर लें तो उन्होंने कहा कि चोर कहने पर अगर कार्रवाई हुई है तो अब हम डाकू कहेंगे। बिल्कुल, देखिए, राहुल गांधी ने सूरत की एक सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चोर कहा था। हालांकि डायरेक्टली चोर नहीं कहा था, लेकिन उन्होंने कहा था कि चौकीदार चोर है, अब क्योंकि खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौकीदार बताया था। अब ऐसे में जिस तरह से लगातार कांग्रेसी आक्रामक विपक्ष की यह भूमिका होती है कि विपक्ष अपना आवाज जो है संविधान के सामने रख सकता है, संविधान के तहत रख सकता है, लेकिन अब संविधान के तहत भी अपनी आवाज रखना अगर गलत है, कानूनी कार्रवाई होती है, क्रिमिनल ऑफेंस तैयार किए जाते हैं, उनके ऊपर केस दर्ज किए जाते हैं, तो जाहिर तौर पर कहीं न कहीं ये संविधान का अपमान है और इसके अंदर लोकतंत्र की हत्या मानी जा रही है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि किस तरह से सरकारी यंत्रणा का उपयोग कर विरोधियों को जो है बंद करने, उनका आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बिल्कुल 1978 की तरह अगर इंदिरा गांधी की भी सदस्यता रद्द की गई थी, जिसमें इंदिरा गांधी ने जबरदस्त वापसी की थी, कांग्रेस ने वापसी की थी, तो जाहिर तौर पर राहुल गांधी के लिए भी सवाल खड़ा होता है कि राहुल गांधी क्या इंदिरा गांधी की तरह अपनी वापसी दमदार कर सकते हैं। जी सत्यप्रकाश, वहीं अगर बात उद्धव ठाकरे की कर ली जाए तो सदस्यता रद्द होने के बाद इनका बयान भी सामने आया, जहां पर उन्होंने कहा कि देश में चोर को चोर कहना अब अपराध हो गया है। बिल्कुल, देखिए, विरोधी पक्ष एकमत एकजुट हो गए हैं और यही वजह है कि राहुल गांधी की ताकत बढ़ रही है। उद्धव ठाकरे ने जो कहा वो बिल्कुल न्यायप्रिय है, क्योंकि देश में अगर किसी को चोर कहना क्रिमिनल ऑफेंस दर्ज होता है, तो अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि लोग अपनी बातें कैसे सामने रखेंगे। संविधान ने जो अधिकार दिया है उसका हनन है। अब देखा जा रहा है कि किस तरह से एनसीपी नेता अजीत दादा पवार ने भी कहा कि यह बेहद शर्मनाक बात है कि किसी भी मानहानि केस में किसी को 2 साल की सजा सुनाई जाती है, जबकि ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि 6 महीने से ज्यादा किसी को इस प्रावधान में सजा सुनाने का अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी सुनाई गई। ये कहीं न कहीं लोकतंत्र की हत्या की गई है, ऐसा उनका मानना है। सत्यप्रकाश, वहीं बात कर लें, कितने महाराष्ट्र में कांग्रेस को कितने दलों का समर्थन मिला है? देखिए, सभी विरोधी दल कांग्रेस के एक साथ है और आने वाले समय में ऐसा राजनीतिक विशेषज्ञ का दावा है कि सभी पूरे देश के विरोधी दल जो है एकमत होंगे और एकजुट होंगे। ऐसे में एकजुटता ही राहुल गांधी की एक बड़ी ताकत बनकर सामने आएगी। सत्यप्रकाश, एक बात अब समझने वाली होगी, क्योंकि राहुल गांधी पहले नहीं है जिन पर इस तरीके से सदस्यता रद्द की गई। इससे पहले भी अब्दुल फैजल की बात कर लें, लालू प्रसाद यादव की बात कर लें, अशोक चंदेल की बात कर लें, तो तमाम बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो कांग्रेस के भी हैं, बीजेपी के हैं, जिनकी सदस्यता रद्द की गई। लेकिन हर बार जिस तरीके से सदस्यता रद्द करने की बात अगर की गई है, तो हर बार हर चीज का ठीकरा बीजेपी पर क्यों कांग्रेस फोड़ रही है? देखिए, कांग्रेस विरोध में है और कांग्रेस जब विरोध में कोई पार्टी रहती है तो जो शासनिक दल रहती है, जो सत्ता में बैठी दल रहती है, उसका सत्ता पे काबिज होना, उसकी पावर का इस्तेमाल करना होता है। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस के सामने बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बैठी है और केंद्र की सत्ता ही अपने शासनिक अधिकार का उपयोग कर रही है। ठीक उसी तरह से राहुल गांधी ने भी और कांग्रेस ने भी यही आरोप लगाया है कि सत्ता में बैठे सत्ताधारी लगातार जो है न्यायालय और जो तमाम यंत्रणा है उस पर अपना दबाव बनाकर मनमानी करवा रहे हैं। चलिए सत्यप्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
राज्य भर में लगातार बारिश के मद्देनजर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को राज्य में बेमौसम बारिश के कारण फसल, बागों और घरों के नुकसान का पता लगाने के लिए विशेष गिरदावरी का आदेश जारी किया है। यह जानकारी कल यहां मुखिया के एक प्रवक्ता ने दी है। मंत्री कार्यालय ने बताया कि मुख्यमंत्री ने वित्तायुक्त को निर्देश दिए हैं कि वे संबंधित उपायुक्तों को विस्तृत निर्देश जारी कर प्राथमिकता के आधार पर बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में गिरदावरी करवाएं, ताकि फसलों, बागों और घरों में हुए नुकसान का पता लगाया जा सके। आगे उन्होंने कहा कि अधिकारियों से ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि रिपोर्ट जल्द से जल्द प्रस्तुत की जाए, ताकि प्रभावित लोगों को सरकार के मानदंडों के अनुसार पर्याप्त मुआवजा दिया जा सके। मुख्यमंत्री ने लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार प्रकृति के कहर से उनके हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आगे उन्होंने कहा कि राज्य में हाल ही में हुई बारिश के कारण किसानों और मजदूरों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। तो आपको बता दें कि बेमौसम बारिश के कारण पंजाब में फसलों को काफी नुकसान हुआ है और आपको बता दें कि पंजाब के कई शहरों में चक्रवाती तूफान के साथ बारिश का कहर इस वक्त देखने को मिल रहा है। पंजाब की सरकार मुआवजे के साथ हर संभव मदद का भरोसा देती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में अब किसानों की चिंता बढ़ती जा रही है, क्योंकि खेतों में खड़ी फसल अब पूरी तरीके से गिर चुकी है। लगातार बारिश हो रही है। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए मेरे सहयोगी संदीप सिंह इस वक्त मेरे साथ चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं। संदीप, राज्य भर में बारिश के कारण फसलों को बहुत नुकसान हुआ है और अब इसके लिए जो है गिरदावरी के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। एक बार पूरी जानकारी। जी बिल्कुल निशा, बता दें कि पंजाब में लगातार जो है बारिश चल रही है और बारिश चलते ही जो है किसानों की फसलें जो है वो कहीं ना कहीं बर्बाद हो रही है। कई जगह गड़ेमारी भी हुई है और कई जगह तेज बारिश के चलते जो है फसल जो है वो गिर गई है, जिसके चलते पंजाब के मुख्यमंत्री जो है उन्होंने गिरदावरी करने के लिए जिला के डीसीज को बोल दिया है कि जल्द से जल्द जो है गिरदावरी की जाए। गिरदावरी करने के बाद जो है मुआवजा जो बनता है उनको दिया जाए। तो लगातार पंजाब के मुख्यमंत्री जो है वो देख रहे हैं कि पंजाब में कितना नुकसान हुआ है और उसका जो है भुगतान कैसे किया जाए, वो लगातार सरकार प्रयास करती हुई नजर आ रही है। जी संदीप, वहीं बात कर ले, पंजाब के कई शहरों में जो है चक्रवाती तूफान भी देखने को मिला है, तो एक बार आपसे जानकारी जरूर लेना चाहेंगे कि किन किन शहरों में ये चक्रवाती तूफान का कहर देखने को मिल रहा है। देखिए, अभी तक देखा जाए तो एक ही जगह पर जो है चक्रवाती जो है तूफान देखने को मिला है। वहां पर अगर देखा जाए तो काफी जो है मकानों का भी नुकसान हुआ है, मकान की छतें जो है वो भी गिर गई है और कई फसलें जो है बर्बाद हो गई है, कई घर बर्बाद हो गए। तो उसके चलते जो है पंजाब के मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया है कि जल्द ही उनका जो है भुगतान जो है किया जाएगा। संदीप, जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, क्योंकि जो खेतों में खड़ी फसल थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, ऐसे में जाहिर सी बात है कि किसानों के चेहरों पर जो है चिंता की लकीरें खिंचनी जाहिर सी बात है। तो ऐसे में किसानों का क्या कुछ कहना है? तो बिल्कुल किसानों से अगर जमीनी स्तर पर बात करें तो किसान यही कह रहे हैं कि जो तूफान है वो कहीं ना कहीं जो है कुदरत की तरफ से जो भारी मात्रा में बारिश हो रही है, गड़ेमारी हो रही है, जिसके चलते कुदरत को तो कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि जो है पंजाब के मुख्यमंत्री को जोर गुहार लगाते हुए नजर आए हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री जो है उनका साथ दे, उनको गिरदावरी करके उनका मुआवजा दिया जाए, ताकि वह अपने बच्चों को जो है पढ़ा सके, उनका पालन पोषण जो है कर सके। क्योंकि लगातार जो देखा जाए किसान जो है फसल जब लगानी होती है तो पंजाब के बैंकों से जो है वो जो वहां से कर्जे लेते हैं, कर्जे लेकर ही जो है फसलें उगाई जाती है और 6 महीने का समय होता है। उसके बाद जो है उन्होंने कर्जा भी उतारना होता है, घर के लिए कुछ पैसा भी जोड़ना होता है। तो जिसके चलते जो मुआवजे की जो बात है वो की जा रही है और किसानों के बारिश को देखकर किसानों के जो है चेहरे वो कहीं ना कहीं उड़े हुए दिख रहे हैं। संदीप, वहीं बात कर ले, बारिश को लेकर कहां पर अलर्ट जारी किया गया है और ऐसे में मौसम वैज्ञानिकों का क्या कुछ कहना है? देखिए, मौसम वैज्ञानिक लगातार येलो अलर्ट पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि येलो अलर्ट जो है पंजाब में जारी कर दिया गया है और कहीं ना कहीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसको कहा जा रहा है कि चलती हुई नजर आ रही है और जिसके चलते बारिश जो है लगातार 2 से 3 दिन अभी भी रहने वाली है, जिसके चलते लगातार
जो है पंजाब की बात करें या अन्य राज्यों की बात करें तो जरूर जो है मौसम विभाग अलर्ट पर चलता हुआ नजर आ रहा है। संदीप, वही बात कर लें, जिस तरीके से बारिश का कहर जो है राज्य भर में देखने को मिल रहा है, ऐसे में कितना नुकसान हुआ है? चाहे बात फसलों की कर ली जाए, जिस तरीके से भी आपने जानकारी दी कि घरों को भी काफी नुकसान हुआ है, तो कितना नुकसान हुआ है? क्या कोई आंकड़ा निकलकर सामने आ पाया है? देखिए, अभी तक गोदावरी हो रही है, गोदावरी के बाद जो है आंकड़ा निकलकर सामने आएगा और उसके बाद ही जो है दर्शकों को हम बता सकेंगे कितना नुकसान जो है हुआ है। जी संदीप, सीएम भगवंत मान ने क्या ऐसे लेकर कुछ कहा है? कोई संदेश उनकी तरफ से जारी किया गया? क्योंकि आदेश तो जारी कर दिए गए हैं, लेकिन कुछ बारिश को लेकर अलर्ट, जिस तरीके से बारिश लगातार हो रही है, ऐसे में कुछ उनकी तरफ से कहा गया हो? देखिए, भगवंत मान की तरफ से सिर्फ मुआवजे की बात की गई है कि मुआवजा जो है वो बनता दिया जाएगा। जितनी फसलें खराब हुई हैं, जिनके घर खराब हुए हैं, कहीं ना कहीं उनको जो है मुआवजा देने की बात की गई है। हालांकि मौसम विभाग खुद ये अलर्ट जो है जारी कर रहा है। अभी तक जो है भगवंत मान की तरफ से कुछ भी इस बारे में नहीं कहा गया। चलिए संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए, फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। उत्तराखंड कांग्रेस ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हरीश रावत ने कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान बीजेपी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। हरीश रावत ने कहा कि राहुल गांधी को षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है और उन्हें षड्यंत्र के तहत सजा हुई है। बीजेपी सरकार सच की आवाज को दबाना चाहती है। हरीश रावत ने कहा कि राहुल गांधी की सजा पर लोगों में आक्रोश है और हजारों लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत ने आरोप लगाते हुए भाजपा विपक्ष विहीन मुद्दे पर काम कर रही है और सरकार भ्रष्टाचार के अलावा कहीं भी ध्यान नहीं दे रही। उत्तराखंड सरकार के 1 साल के कार्यकाल पर मनाए जा रहे जश्न पर भी हरीश रावत ने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि राज्य के अंदर बीजेपी सरकार को बने 6 साल हो चुके हैं, जबकि धामी सरकार का 1 साल का समय पूरा हुआ है। उन्होंने धामी सरकार की भी तमाम नाकामियों को गिना दिया और पूर्व सीएम ने अंकिता हत्याकांड को लेकर भी सरकार पर जमकर निशाना साधा। हरीश रावत ने कहा कि इस मामले में जिस वीआईपी का नाम आ रहा था उसे उजागर क्यों नहीं किया जा रहा और सरकार ने अब तक सीबीआई जांच की सिफारिश क्यों नहीं की। जिस प्रकार से देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और प्रतिपक्ष के नेताओं को और कांग्रेस के नेतृत्व की राजनीतिक हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है, उत्तराखंड कांग्रेस उसकी निंदा करती है और हम उसके लिए पार्टी एक संघर्ष की व्यापक रूपरेखा बना रही है। उसमें हम दूसरे लोकतांत्रिक संगठनों, पार्टियों सबको सम्मिलित कर रहे हैं और हम उत्तराखंड में भी उस संघर्ष को पूरी शिद्दत के साथ आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र की रक्षा का सवाल है, यह अकेले राहुल गांधी जी का सवाल नहीं। और ये वो ताकतें हैं जिन ताकतों ने गांधी की हत्या की, आज वही ताकतें देश के अंदर प्रतिपक्ष के नेताओं की हत्या करके लोकतंत्र को समाप्त करना चाहती हैं। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए सारे लोकतांत्रिक संगठन, लोकतांत्रिक व्यक्ति आगे आएं। और ये पहला वाकया नहीं है। और नेहरू पर, जवाहरलाल नेहरू पर, नेहरू परिवार पर, नेहरू एक क्लान भी है, देश के अंदर एक जाति भी है, उनके ऊपर प्रधानमंत्री हास्यास्पद टिप्पणियां करते हैं, गंभीर टिप्पणियां करते हैं। और यदि कोई दूसरे ख्याति नाम व्यक्ति के उनकी जाति पर कोई बात कह दे और एक सिलसिले में, और ये सवाल सबके मन में है कि मेहुल मोदी, नीरव मोदी
ललित मोदी, ये सब क्या प्रसंग है? इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अमित चौधरी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के बाद हरीश रावत का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। बिल्कुल निशा, देखिए जिस तरीके से पूरे देश में जो माहौल बन रहा है कांग्रेस के द्वारा राहुल गांधी की जो सदस्यता खत्म होने के बाद मामले में जिस प्रकार से पूरे देश में कांग्रेस मुखर होकर के अब सड़कों पर उतर रहे हैं, लगातार विरोध कर रहे हैं, राहुल गांधी की सजा के विरोध में उतरे हैं और जो सदस्य खत्म हुई उसके लिए लगातार अब बयानबाजी सामने आ रही है। बड़ी केंद्र की बात की जाए, केंद्र की तरफ से बात की जाए, बड़े नेताओं की बात की जाए या राज्य में जो कांग्रेस के नेता उनकी तरफ से बात की जाए, वही मामला उत्तराखंड में देखा गया है। हरीश रावत खुल के सामने आएगा मीडिया के सामने और केंद्र से लेकर के उत्तराखंड की राज्य सरकार पर जम के उन्होंने हमला बोला और कई यहाँ पर आरोप लगाए हैं। केंद्र की तरफ से उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार यहाँ पर विपक्ष को खत्म करना चाहती है, जिसके षड्यंत्र के तहत कहीं ना कहीं राहुल गांधी को यहाँ पर सजा दिलाने का काम किया जाए या फिर उनकी सजा खत्म करने को लेकर किया जाए, षड्यंत्र किया जा रहा है और विपक्ष को यहाँ पर खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, मुद्दा विहीन कहीं ना कहीं किया जा रहा है। केंद्र की जो सरकार है वो लगातार यहाँ पर विपक्ष को खत्म कर रही है और षड्यंत्र करके कहीं ना कहीं उनके नेताओं को यहाँ जेल में डालने की कोशिश की जाती है और कहीं ना कहीं खत्म किया जा रहा है। वही राज्य सरकार की अगर बात की जाए, क्योंकि 6 साल यहाँ पर दिल्ली सरकार को हो गए, पर इससे पूर्व भी दिल्ली सरकार थी, अभी 1 साल भावी सरकार को हुआ, तो इन 6 सालों में उत्तराखंड में भी ऐसा कोई काम उत्तराखंड वासियों के लिए नहीं किया गया जो तारीफ योग्य हो। और यही उन्होंने आश्रिता हत्याकांड का भी जिक्र किया है, इसमें जांच अभी तक नहीं की है और कोई इन बड़े सफेद फौज नेताओं को बचाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। ये हरीश रावत का कहना है, साफ तौर से मुखर होकर के बोले हैं। और केंद्र की भाजपा सरकार की बात की जाए या राज्य की सरकार की बात की जाए, दोनों पे हमला पूरी तरीके से आरोप लगाए गए हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शनिवार को मुंगेली जिले के सरगांव में आयोजित प्रदेश स्तरीय भरोसे का सम्मेलन में प्रदेश के किसानों, भूमिहीन मजदूरों और पशुपालकों के लिए संचालित न्याय योजना के अंतर्गत कुल 1946 करोड़ की 26 लाख रुपए की राशि का हितग्राहियों के खाते में अंतरण करेंगे। इसके साथ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बघेल महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना के तहत ग्रामीण युवाओं के उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रदेश के विभिन्न स्थानों में नवनिर्मित 278 मल्टी एक्टिविटी सेंटर का लोकार्पण और राजीव गांधी नगरीय भूमिहीन मजदूर न्याय योजना का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री क्षेत्र के विकास के लिए 731 करोड़ 54 लाख रुपए की लागत से 73 कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत सम्मेलन में अति विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे और सम्मेलन की अध्यक्षता पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे करेंगे। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए मेरे सहयोगी जयदास मानिकपुर इस वक्त रायपुर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जयदास, सीएम बघेल आज भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं, क्या कुछ यहाँ अहम रहने वाला है, एक बार पूरी जानकारी। देखिए, आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है मुंगेली जिले के सरगांव में आयोजित होने वाले प्रदेश स्तरीय भरोसे का सम्मेलन में प्रदेश के किसानों, भूमिहीन मजदूरों और पशुपालकों के लिए संचालित न्याय योजना के अंतर्गत कुल 1946 करोड़ 26 लाख रुपए की राशि का हितग्राहियों के खाते में अंतरण करेंगे, डालेंगे। और वहीं जो मुख्यमंत्री किसान न्याय योजना, माफी चाहूंगा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत खरीफ वर्ष 2021 की 4थी एवं अंतिम किस्त के रूप में 23,23,154 किसानों के खाते में सीधे 1,793 करोड़ रुपए की राशि राजीव गांधी किसान ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत 4,99,756 पात्र हितग्राहियों के खाते में कृषि किस्त की 3,000 रुपए प्रति हितग्राही के माल से कुल 149 करोड़ 92,68,000 रुपए की राशि का आज अंतरण करने वाले हैं। वही गोधन न्याय योजना के अंतर्गत जो है गोबर विक्रेता, पशुपालकों, महिला स्व सहायता समूहों और गौठानों के समितियों के खाते में 6 करोड़ 34 लाख रुपए की राशि का भुगतान करेंगे। इस राशि में से 8,367 गौठानों और गोबर खरीदी केंद्रों में 1 से 15 मार्च 2023 तक खरीदे गए 1,73,925 क्विंटल गोबर के एवज में जो है गोबर विक्रेता और
चालकों को 3 करोड़ 68 लाख रुपए राशि जो है वो आज भुगतान करेंगे। वही मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल 531 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की लागत के 73 विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। चलिए जयदास, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए मेरे साथ राजधानी लाइव में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।